तो आ जाओ बेटा, हो जाओ तैयार। आज का अगला टॉपिक मेरे बेटा, आज का टॉपिक है हमें एक्सरसाइज 3 की पूरी थ्योरी और अनसॉल्व न्यूमेरिकल करने हैं और उसके बाद सॉल्व आप लोग ट्राई करोगे जैसे आप करते हो। तो इसके अंदर मेन थर्मल कंडक्टिविटी से रिलेटेड आपको पढ़ाना है, थर्मल रेजिस्टेंस बताना है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन बताना है। देखो बेटा, हीट ट्रांसफर के 3 मोड्स हैं। कौन कौन से? हीट एक जगह से दूसरी जगह कितनी तरीके से जा सकती है? तो जवाब है 3 तरीके से। पहला है कंडक्शन, दूसरा होता है बेटा कन्वेक्शन, और तीसरा होता है रेडिएशन। रेडिएशन आज हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये एक्सरसाइज नंबर 4 में है। आज हमारा टारगेट है 3। तो मेन इसके अंदर कन्वेक्शन है। कन्वेक्शन क्या है? कन्वेक्शन तब होता है, देखो कंडक्शन और कन्वेक्शन में अंतर क्या है। यदि मॉलिक्यूल अपनी जगह पर फिक्स रहे, मान लो मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पर फिक्स रहे, आप इसे हीट दे, ये हीट आगे ट्रांसफर कर दे या आगे ट्रांसफर कर दे, मॉलिक्यूल अपनी जगह ना छोड़े, वो हीट एक से दूसरे को देते रहे, तो ये कहलाता है कंडक्शन। कंडक्शन के बाद दूसरा हमारा जो कन्वेक्शन है, कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल अपनी जगह छोड़ते हैं। जैसे आप एक कंटेनर में पानी को गर्म कर रहे हो, तुम्हें मालूम है वाटर मॉलिक्यूल या लिक्विड मॉलिक्यूल मूवेबल होते हैं। जब आप इसे कंटेनर को हीट करने रखते हो तो नीचे से मॉलिक्यूल हीट अप होकर के ऊपर आ जाते हैं, हीट एनर्जी खुद लेकर के चल रहे हैं, और उनकी जगह कोल्ड मॉलिक्यूल्स नीचे चले जाते हैं, कोल्ड मॉलिक्यूल उनकी जगह नीचे चले जाते हैं। ये साइकिल चलता रहता है। मॉलिक्यूल ने हीट ली, ऊपर चला गया, और उसकी जगह जो कोल्ड मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे आ गए। ये कहलाता है कन्वेक्शन। कंडक्शन तुम रॉड में देख सकते हो। जैसे एक मेटल की रॉड है मेरे पास, एक तरफ हाई टेम्परेचर है और एक तरफ लो टेम्परेचर है, तो हीट हाई से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होने लगती है, जबकि सॉलिड के मॉलिक्यूल अपनी जगह छोड़ते नहीं। यही कंडक्शन है। कन्वेक्शन बता ही दिया कि मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी लेकर के, हीट एनर्जी लेके खुद ट्रेवल करते हैं। तो जहां पर मॉलिक्यूल ट्रेवल ना करें, मॉलिक्यूल स्टेशनरी रहे, वो तो है कंडक्शन, और जहां मॉलिक्यूल चले जाए वो है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का यूज डेली लाइफ में आप देखते हो, आप सुनते होगे मानसून आने वाला है, मानसून आ गया है, समुद्र किनारे खड़े हो, बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। उसका रीजन क्या है मेरे बेटा? पानी, वाटर हाई हीट कैपेसिटी का है, या कम शब्दों में समझ लो, उसके टेम्परेचर में आसानी से बदलाव नहीं होता। ये है बेटा सी शोर, समुद्र का किनारा, और ये है सी, ओशियन वाटर। दिन में जब बहुत जबरदस्त गर्मी पड़ती है तो हमारा जो लैंड है वो बहुत ज्यादा हॉट हो जाता है, जबकि पानी जो है ओशियन का वो कंपैरेटिवली कूल रहता है। तो पानी के ऊपर वाली हवा ठंडी होती है, कोल्ड होती है, और तुम्हें मालूम है ठंडी हवा की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो ये हाई डेंसिटी होती है। और सरफेस के टच में होने वाली एयर गर्म हो जाती है, और एयर गर्म होकर के उसकी लो डेंसिटी हो जाती है। तो एयर हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ भागती है, यही कहलाती है सी ब्रीज, समुद्र से आने वाली हवाएं। तो ये दिन में तुम देखोगे दोपहर के समय हमेशा समुद्र से जमीन की तरफ आएंगी, और उसका कारण बता दिया कि दिन में जमीन, हमारी अर्थ जो है बहुत तेजी से गर्म हो जाती है, और तेजी से गर्म होने के कारण उसके आसपास की एयर लो डेंसिटी की हो जाती है, लो प्रेशर जोन हो जाता है, जबकि ओशियन के टच में रहने वाली हवा जो है वो कोल्ड रहती है, हाई डेंसिटी जोन, हाई प्रेशर जोन, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं आती है, तभी समुद्र के किनारे बड़ी अच्छी अच्छी हवाएं चलती। लेकिन रात होने पर उल्टा हो जाता है। जो चीजें, किरचॉफ लॉ पढ़ा होगा, गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड इमिटर, जो चीजें जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी भी होती है। तो रात होने पर उल्टा हो जाता है, और हमारा लैंड बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाता है इन कंपैरिजन टू सी वाटर। भाई हॉट या कोल्ड तो कंपेरेटिव है। मैं तुमसे कहूं पैन गर्म है या ठंडा, अरे पैन को बर्फ से कंपेयर करोगे तो गर्म है, लेकिन पैन को गर्म तवे से कंपेयर करोगे तो ये ठंडा है। तो हॉटनेस या कोल्डनेस कंपेरेटिव है। तो पानी गर्म नहीं हुआ, अर्थ
के कंपेरेटिवली हाई टेम्परेचर है। और अब उल्टा हो जाता है, उल्टा होने का मतलब बेटा ओशियन के लेवल पर जो कांटेक्ट में एयर है वो लो प्रेशर यानी लो डेंसिटी की हो गई, और यहाँ जो लैंड पर एयर है वो हाई डेंसिटी हाई प्रेशर हो गई, और हवा उल्टी चलती है, और तब लैंड से सी की तरफ हवा चलती है, इसे बोलते हैं लैंड ब्रीज। सी ब्रीज समुद्र से जमीन की तरफ चलने वाली हवाएं, और लैंड ब्रीज जमीन से समुद्र की तरफ जाने वाली हवाएं। कन्वेक्शन में ज्यादा है नहीं पढ़ाने को, बस बता एक दो बातें बतानी है। ये मानसून क्या है, साइंटिस्ट को कैसे पता रहता है कि हर साल जरूर आएगा? कोई साल ऐसा भी तो हो सकता है मानसून ना आए। तो जवाब है, हमारी जो ये एशियन प्लेट है बहुत बड़ी लैंड है, और इधर आपका इंडियन ओशियन है। ये ब्रीज का बड़ा रूप है मानसून। ब्रीज जब लार्ज स्केल पे हो जाए वही मानसून है। तो बेटा गर्मियों के महीनों में मई जून जुलाई में जितनी तेज गर्मी पड़ती है, हमारी एशियन प्लेट उतनी ही ज्यादा हॉट हो जाती है। किसके? इंडियन ओशियन के कंपैरिजन में। अब ओशियन सारा का सारा ओशियन है कोल्ड, और हमारा पूरा लैंड हो गया है हॉट। जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी याद रखो मानसून उतना अच्छा आएगा। तो हमारा लैंड हो गया है हॉट, और यदि लैंड हो गया है हॉट तो लैंड के ऊपर लो प्रेशर जोन और ओशियन के ऊपर हाई प्रेशर जोन। तो हर साल गारंटेड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलेंगी। ये पूरे ओशियन के ऊपर से चल के आती है, और जब ओशियन के ऊपर से आती है तो इनमें मॉइस्चर मिल जाता है, और जब इनमें मॉइस्चर मिल जाता है तो लैंड के ऊपर आने के बाद वो मॉइस्चर कंडेंस होकर के गिरने लगता है। यही बारिश है, यही मानसून है। ब्रीज का बड़ा रूप मानसून है। कन्वेक्शन के लिए फिलहाल इतना जानना आपको काफी है। आज का मेन टारगेट जो है वो कंडक्शन है, थर्मल कंडक्शन। थर्मल कंडक्शन में मान लो बेटा मेरे पास एक रॉड है जिसकी लेंथ है L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A। आपने एक तरफ हाई टेम्परेचर लगाया, एक तरफ लो टेम्परेचर लगाया, तो यहां हीट का फ्लो होगा। तो हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, ध्यान से सुनना, अब ये न्यूमेरिकल के हिसाब से बताऊंगा क्योंकि मेन न्यूमेरिकल इसी पर बनते हैं, या फिर रेडिएशन पे बनते हैं, तभी उसकी यूनिटी अलग है। हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम का फॉर्मूला है KA डेल्टा T अपॉन L। ये क्लास 11th में डिटेल में पढ़ाया हुआ है, मैंने आपको जो वीडियो की प्लेलिस्ट भेजी थी उसमें भी इसके ऊपर लेक्चर दिया हुआ है। फिलहाल ये फॉर्मूला है हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। टी टाइम में क्यू हीट का फ्लो हुआ, तो हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम का फॉर्मूला है KA डेल्टा T अपॉन L। K कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस, T1 माइनस T2। यहाँ वाले केस में T1 माइनस T2, बाकी जैसे जैसे केस आएंगे उस हिसाब से बदलता रहेगा, लेकिन डेल्टा T अपॉन L। मेरे बेटा Q अपॉन T को कहा जाता है H, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। Q है हीट, Q अपॉन T कहलाती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को थर्मल करंट भी कहा जाता है। थर्मल करंट हीट के कारण पैदा होती है। जब भी हीट का फ्लो होता है तो हम कहते हैं थर्मल करंट है। थर्मल करंट Q अपॉन T का नाम है। कुछ बुक्स में इसे H सिंबल दिया गया है, कुछ बुक्स में इसे I सिंबल दिया गया है। ठीक है बेटा। डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस है। अब जरा इलेक्ट्रोस्टैटिक से और करंट इलेक्ट्रिसिटी से इसकी तुलना करो। जिस तरह से करंट इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से चार्ज का फ्लो होता है, उसी तरह से यहां टेम्परेचर डिफरेंस लगाने से हीट का फ्लो होता है। गौर से सुनना यहां के बाद, किसी वायर में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो उसमें चार्ज का फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक करंट बनेगी। और किसी रॉड में टेम्परेचर डिफरेंस प्रोवाइड करोगे तो हीट का फ्लो होगा, हीट का फ्लो होगा तो थर्मल करंट बनेगी। तो जिस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक करंट को पैदा करता है, उसी तरह से टेम्परेचर डिफरेंस थर्मल करंट को पैदा करता है। पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा लगाओगे
तो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा पैदा होगी, चार्ज का ज्यादा तेज फ्लो होगा। उसी तरह से टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा लगाओगे तो हीट ज्यादा फ्लो होगी, थर्मल करंट लार्ज होगी। मैं कंपैरिजन करवा रहा हूं, यानी वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो पोटेंशियल डिफरेंस का रोल है वो यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस का रोल है, और वहां पर जो इलेक्ट्रिक करंट होती है उसी के जैसे यहां थर्मल करंट होती है। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पोटेंशियल डिफरेंस उसके सिमिलर है यहां टेम्परेचर डिफरेंस, और वहां इलेक्ट्रिक करंट यहां इक्विवेलेंट है थर्मल करंट के। जिस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इलेक्ट्रिक करंट को कहा जाता है रेजिस्टेंस, कितनी बड़ी बात बता दी। जिस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इलेक्ट्रिक करंट को कहते हैं रेजिस्टेंस, अब यहां पोटेंशियल डिफरेंस की जगह तो है टेम्परेचर डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट की जगह है थर्मल करंट। तो एक बात बता, ये है तो पोटेंशियल डिफरेंस की जगह ले ली टेम्परेचर डिफरेंस ने, और इलेक्ट्रिक करंट की जगह ले ली थर्मल करंट ने, तो ये एक तरह से ये भी रेजिस्टेंस है, इसे कहते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। तो यदि आपसे पूछे थर्मल रेजिस्टेंस का सिंबल क्या है, आर, थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टी अपॉन एच। लेकिन इस फॉर्मूले में Q अपॉन टी को यदि मैं H लिख दूं तो डेल्टा टी अपॉन एच, डेल्टा टी अपॉन एच L अपॉन के ए के बराबर होगा। इस वाले फॉर्मूले से मैंने डेल्टा टी अपॉन एच निकाल दिया, तो थर्मल रेजिस्टेंस होता है L अपॉन के ए। तो यदि आपसे कहें भाई इस रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस बताना, तो ऊपर तो इसकी लेंथ, नीचे इसकी कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी और साथ में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। थर्मल रेजिस्टेंस जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जान के करंट इलेक्ट्रिसिटी और इसका कंपैरिजन करा रहा हूं, तो आप चीजों को आसानी से समझ पाएंगे। जिस तरह से करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो हाई रेजिस्टेंस होते हैं उनमें चार्ज का फ्लो कम होता है, करंट कम पैदा होती है, उसी तरह से जिनमें थर्मल रेजिस्टेंस ज्यादा होता है उनमें हीट का फ्लो कम होता है। उतना ही टेम्परेचर डिफरेंस लो थर्मल रेजिस्टेंस वाले मटेरियल पे लगा दो, उतना ही टेम्परेचर डिफरेंस हाई थर्मल रेजिस्टेंस वाले मटेरियल पे लगा दो, तो जो हाई थर्मल रेजिस्टेंस वाला मटेरियल होगा उसमें हीट का फ्लो धीरे धीरे होगा। तो थर्मल रेजिस्टेंस से ये पता चलता है कि भाई इसमें हीट आसानी से फ्लो होगी या मुश्किल से। अब प्रॉब्लम यह है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों ने इतने लंबे समय पढ़ा है कि आप इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस से बहुत फैमिलियर हैं। जैसे ही हम एक रेजिस्टेंस वर्ड बोलते हैं आपको मतलब समझ में आ जाता है कि यार इसमें हाई रेजिस्टेंस है, करंट कम जाएगा, ये लो रेजिस्टेंस है, करंट आसानी से फ्लो करेगा। लेकिन थर्मल के बारे में ज्यादा बातें नहीं हुई है, इसलिए अभी अब आपको ये फीलिंग आनी चाहिए। जैसे मैंने कहा दिस पेन हैज हाई थर्मल रेजिस्टेंस, समझ जाना कि टेम्परेचर डिफरेंस लगाने से हीट का फ्लो तो होगा लेकिन बहुत लो रेट पर होगा। यदि मैंने कहा लो थर्मल रेजिस्टेंस, तो यहाँ हीट का फ्लो तो होगा लेकिन हाई रेट पर होगा यदि उतना ही टेम्परेचर डिफरेंस लगाए। तो L अपॉन के ए थर्मल रेजिस्टेंस है। अच्छा, यदि हम दो रॉड सीरीज में लगा दें, एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चल सेम है, लेंथ एक की L1 एक की L2, थर्मल कंडक्टिविटी K1 और थर्मल कंडक्टिविटी K2, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी सीरीज में लगा दें, तो जिस तरह से वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में R इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2 सीरीज में, यहां भी R इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2। लेकिन ये जो R है ये नॉर्मल रेजिस्टेंस ना होके थर्मल रेजिस्टेंस है। R1 यानी इसका थर्मल रेजिस्टेंस तो L1 अपॉन K1A, 1 यानी 1 की लेंथ, R2 यानी कि बेटा L2 अपॉन K2A, L2 अपॉन K2A, R इक्विवेलेंट L1 प्लस L2 अपॉन K इक्विवेलेंट A। जरा गौर से देख, जब आपने R1 लिया तो सिर्फ 1 की लेंथ ली, जब R2 लिया तो सिर्फ 2 की लेंथ ली, लेकिन जब R इक्विवेलेंट लिया तो पूरी इक्विवेलेंट लेंथ ली जो कि पूरी रॉड की लेंथ है L1 प्लस L2।
जब R1 लिया तो K1 लिया, इसकी कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, R2 लिया तो K2 लिया, लेकिन जब R इक्विवेलेंट लिया तो K इक्विवेलेंट लिया। कई न्यूमेरिकल आते हैं जिसमें आपको दो रॉड के K1 K2 दे देंगे और K इक्विवेलेंट पूछेंगे। A से A कट गया, ठीक है बेटा। तो K इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो गया, L1 प्लस L2 अपॉन L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2। K इक्विवेलेंट को ऊपर ले आए, इसको नीचे ले गए। अच्छा ये तो था जब दो है सीरीज में। यदि तीन सीरीज में लगा दें, L3 और K3 और लगा दें, तो यहां पर R3 और आ जाएगा, यहां L3 अपॉन K3 और आ जाएगा, और इक्विवेलेंट लेंथ में तीनों की लेंथ जुड़ेगी तो इसमें L3 और आ जाएगा। यानी कि तब ये हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3 और नीचे L3 अपॉन K3। अब एक जनरल फॉर्मूला आप समझ सकते हो, जब भी सीरीज में लगे होंगे और इक्विवेलेंट K पूछा जाएगा तो ऊपर तो सिग्मा L यानी सबकी लेंथ का सम अपॉन सिग्मा L अपॉन K, यानी कि बेटा L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2 प्लस L3 अपॉन K3 जितने भी, ये फॉर्मूला आप याद रख लेना। जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट K पूछा जाएगा तो ये फॉर्मूले काम आएंगे, सिग्मा L अपॉन K। अभी तक आप लोगों को ये समझ में आने लगा होगा कि यहाँ पर भी वही फॉर्मूले चलते हैं जो करंट वाले। करंट इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल डिफरेंस के कारण चार्ज का फ्लो होता है और इलेक्ट्रिक करंट पैदा होती है। यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस लगाने से हीट का फ्लो होता है और थर्मल करंट पैदा होती है। वहां इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है R, जो है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इलेक्ट्रिक करंट, तो यहाँ थर्मल रेजिस्टेंस है R, जो है टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल करंट। लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल करंट तो बेटा L अपॉन के ए है, तो L अपॉन के ए फॉर्मूला याद रख लो। फिर तो बेटा सीरीज में जब भी हो तो R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 से निकालना और R1 को L1 अपॉन K1A, L2 अपॉन K2A, L3 अपॉन K3A, और ये L1 प्लस L2 प्लस L3 अपॉन K इक्विवेलेंट। ए कट गया, मैंने सेम एरिया के लिए। यदि अलग अलग होंगे, जैसे कि आगे आ भी सकता है कोई न्यूमेरिकल, तो ए मत काटना, मान लो इसका एरिया अलग है, A1 इसका एरिया अलग है, A2 इसका, A3, तो फिर वैसे रख देंगे बस। लेकिन 99.999% न्यूमेरिकल सब सेम एरिया वाले होते हैं सीरीज में, 100 ही मान लो। तो इसलिए हम वो फॉर्मूला ले रहे हैं। आप शीट भी देखोगे, नोट्स भी देखोगे, बुक्स भी देखोगे, सब में सेम एरिया पे सीरीज में निकालो। लेकिन बता दिया यदि अलग अलग हो तो कौन सी दिक्कत क्या है इसमें, A1 A2 A3 वगैरह और आ जाएंगे। तो ये हमारा सीरीज के बारे में बात हो गई। अगला नंबर है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा, सीरीज में थर्मल करंट सेम होती है। यदि दो रॉड सीरीज में एक के आगे एक लगी है तो जितनी हीट इसमें से जाएगी हर सेकंड, उतनी हीट इसमें से जाएगी। जिस तरह से करंट इलेक्ट्रिसिटी में सीरीज में करंट सेम थी, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो गया था, उसी तरह से यहां पर थर्मल करंट सेम है, लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस अलग अलग हो जाता है, वो डिवाइड हो जाता है सीरीज। बिल्कुल सिमिलरिटी है, आप इसे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर मान के चलो। और पैरेलल में खुद बता दो, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता था, पैरेलल में वोल्टेज सेम थी, पोटेंशियल डिफरेंस सेम था, करंट अलग अलग थी, डिवाइड हो गई थी। यहां भी जब सीरीज में है तो करंट सेम है लेकिन वो थर्मल करंट सेम है, और जब पैरेलल में है तो फिर टेम्परेचर डिफरेंस सेम है। जैसे वहां पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है चाहे 2 हो पैरेलल में या 10, यहां टेम्परेचर डिफरेंस सेम रहता है चाहे 2 हो पैरेलल में या 10। पैरेलल में टेम्परेचर डिफरेंस सेम है लेकिन यहां थर्मल करंट डिवाइड हो जाती है। जिस बच्चे ने ये सिमिलरिटी पकड़ ली उसके लिए ये नया टॉपिक है ही नहीं, ये तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहा है बस। वो आप उसे सोच लिया करो, मैं आपसे कहूं सीरीज में क्या सेम है तो वहां का याद करो, वहां करंट सेम थी तो यहाँ थर्मल करंट सेम है। थर्मल करंट किसे कहते हैं, हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, Q अपॉन T को। इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम।
आई थिंक समझ में आने लगा। अब आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। मान लो बेटा पैरेलल पैरेलल कॉम्बिनेशन, सपोज करिए ये मेरे पास एरिया A1 लेंथ L, एरिया A2 लेंथ L की दो रॉड हैं जिन्हें मैंने पैरेलल में जोड़ दिया। दो है, तीन है और सबका एक ही हो। तो जिस तरह से सीरीज में तो होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, पैरेलल में होता है 1 अपॉन R, इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। लेंथ दोनों की सेम ली है, तो बेटा 1 अपॉन R1 क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल K1 A1 अपॉन L, और 1 अपॉन R2 हो जाएगा K2 A2 अपॉन L, और 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इसका रेसिप्रोकल, तो K इक्विवेलेंट A1 प्लस A2 अपॉन L। पैरेलल में जितने भी न्यूमेरिकल यहां मिलेंगे वो सेम लेंथ वाले मिलेंगे, लेकिन लेंथ अलग अलग हो तो L1 L2 लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो आप भी समझदार हो, पढ़े लिखे हो। लेकिन चला आ रहा है सेम लेंथ वाले ही देते हैं वो हमेशा। तो L से L कट गया, तो K इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा, K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन K1 प्लस वो A1 प्लस A2। एक बार ये समझ लो ये कैसे आया, जब आपने R1 की वैल्यू ले रहे थे तो उसमें K1 और A1 लिया गया, K1 कंडक्टिविटी है और A1 एरिया है। जब R2 ले रहे थे तो सिर्फ दूसरे वाले का K और A लिया गया, लेंथ तो सेम है। लेकिन जब R इक्विवेलेंट ले रहे थे यानी पूरे कॉम्बिनेशन की, तो कॉम्बिनेशन का एरिया रखना पड़ा। कॉम्बिनेशन का एरिया ना A1 है ना A2 है, बल्कि A1 प्लस A2 है। लेकिन कॉम्बिनेशन की लेंथ तो L ही है, कॉम्बिनेशन की लेंथ तो यहां से यहां तक ही है L। तो जब आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लोगे तो पूरा कंबाइंड एरिया, कंबाइंड लेंथ जो कि L ही है, और कंबाइंड K जिसे बोलते हैं K इक्विवेलेंट। और यदि बेटा तीसरी रॉड भी हो तो ये प्लस 1 अपॉन R3 हो जाएगा, यहां प्लस K3 A3 अपॉन L हो जाएगा। L कट जाएगा, 100 बात की एक बात, यहां पर K3 A3 और जुड़ जाएगा और नीचे A3 और जुड़ जाएगा। यानी कि आप इसे कह सकते हो सिग्मा KA डिवाइडेड बाई सिग्मा E। K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस K3 A3 प्लस K4 A4 जितने भी हैं डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। ये इक्विवेलेंट के निकालने का मेथड है जब पैरेलल में लगे हुए हों। ये वीडियो तो बेटा देख 2 बार देखनी है, क्योंकि 11th के अंदर इसके ऊपर बहुत कम थ्योरी दी गई है। हमारी या तुम्हारी गलती नहीं, बोर्ड सिलेबस में ही 11th में बहुत कम इससे दे रखा है। अब इस पे मेन न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं मेरे बेटा, इस चैप्टर में कन्वेक्शन पर तो ऑब्जेक्टिव एक आध आ जाता है थ्योरेटिकल, कि लैंड ब्रीज कहां से कहां जाती है, सी ब्रीज कहां से कहां जाती है, मानसून क्या है, उस पर ऑब्जेक्टिव बना दिए। लेकिन न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस यदि आती हैं तो वो थर्मल कंडक्टिविटी वाले क्वेश्चंस पर ही बनते हैं मेनली, है बेटा। और उसमें भी सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं इंटरफेस वगैरह के टेम्परेचर। तुम बस 2-3 बातें क्या याद रखोगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जिसे एच भी कहते हैं, वो है KA डेल्टा T अपॉन L। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट सीरीज में थर्मल करंट यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट सेम रहेगा, चाहे 1 हो या 2 हो 3 हो। टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। जबकि पैरेलल में टेम्परेचर डिफरेंस सेम रहता है, डेल्टा T सेम, और थर्मल करंट डिवाइड हो जाती है। और यदि कभी इसमें कंफ्यूजन हो तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से कंपैरिजन कर लेना, आपको याद आ जाएगा। अब एक्सरसाइज 3 के न्यूमेरिकल्स। तो बेटा एक्सरसाइज 3 में कई क्वेश्चन एक जैसे से हैं, तो उनमें फिर मैं सारे ना करवा करके ट्राई करने के लिए दूंगा। ये
पहला तो थ्योरेटिकल है, उसे पढ़ के देख लेना, यदि दिक्कत आए तो पूछ लेना, वो तो आपको पता ही है। सेकंड न्यूमेरिकल, ये बात तो बेटा याद रख लो, मैं या टीचर आपको कितने भी करा दें उससे सिलेक्शन कभी नहीं होता। सिलेक्शन होता है आप कितने कर रहे हो। पता चला किसी भी टीचर ने, केमिस्ट्री वालों ने, बायो वालों ने, मैथ्स वालों ने, किसी ने भी तुम्हारे को, चाहे या फिजिक्स वाले ने तुम्हें 100 न्यूमेरिकल करा दिए, तुमने यदि 20 अपने हाथ से करे तो तुम्हारा सिलेक्शन वो 20 डिसाइड करेंगे। कई बार क्या होता है, बोर्ड पर देख के तो लगता है हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा, आ गया, खुद करने पे पता चलता है कि हुआ या नहीं हुआ। जो बच्चे टेस्ट वगैरह से बचते हैं उनका इसीलिए तो कभी नहीं होता सिलेक्शन। टेस्ट से ही तो पता चलेगा आप कितने पानी में हैं और कौन सा टॉपिक कमजोर है, दोबारा रिवाइज करने की जरूरत है। और कल अब टेस्ट का टर्न आ चुका है, कल ही सैटरडे है ना, तो कल आपका टेस्ट किस चीज का होगा मैं बता दूं। तो जवाब है, अब देखो सिंगल सिंगल चैप्टर के सब टेस्ट हो चुके हैं अब तक, हीट का तो नहीं होगा कल। काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, रोटेशन और ग्रेविटेशन, यानी कि अब तक के पांचों चैप्टर। अब तुम कहोगे इतना जल्दी कैसे रिवाइज होगा? भैया रिवाइज तो टाइम टू टाइम करते ही रहना है। अब यदि आप 15 दिन पुराना आज भूल गए तो फिर क्या फायदा इस पढ़ाई का, आज वाला 10 दिन बाद भूल जाओगे। तो कल आपका कंप्लीट टेस्ट है शुरू से अब तक का, पूरे सिलेबस का, जिसमें ये देखना है मुझे कि आप रिटेन कितना कर रहे हो। पढ़ तो रहे हो, एक एक चैप्टर के टेस्ट में तो बहुत अच्छा दे देते हो, रिटेन कितना है, दिमाग में बसा हुआ कितना है। तो कल अपने टेस्ट के टाइम पर पहुंच जाना, नहीं तो फिर बेटा डांट बहुत तगड़ी पड़ेगी। तो मेरे बेटा, और टेस्ट तुम्हारे को मैं वही 7:10 पे टेस्ट पेपर आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, और 7:15 पर लाइव आना है टेस्ट देने के लिए। 7:30 नहीं, 7:15 पर, क्योंकि 1 घंटा पूरा दे देंगे हम 8:15 तक। तो समझ गए, लाइव बैठ जाना ठीक 7:15 बजे, 7:10 पे टेस्ट पेपर आ जाएगा। अब जरा देखो, ये यहां पर सेकंड क्वेश्चन में तो इधर 100 डिग्री सेल्सियस है और इधर 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। दो रॉड लगी हुई हैं, एक एल्यूमिनियम दूसरा कॉपर। ये कह रहे हैं कि द मेटल क्यूब 3 सेंटीमीटर एज, 2 मेटल क्यूब्स, ये क्यूब है ये भी और ये भी, मतलब इसकी लेंथ ब्रेथ और कुछ थिकनेस भी होगी। ये इस तरह से है, जो देखने में तो अब जो बन गया, मैं मिटा के नहीं बना रहा हूँ, ये भी मेटल क्यूब है ये भी मेटल क्यूब है। 3 सेंटीमीटर एज, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 3 सेंटीमीटर है, इसकी भी लेंथ भी 3, ब्रेथ भी 3 और थिकनेस जो है वो भी 3 है। ठीक बेटा। अब इसके बाद उन्होंने कहा थर्मल कंडक्टिविटी जो कॉपर की है वो दे रखी है 60 यूनिट्स, और थर्मल कंडक्टिविटी एल्यूमिनियम की वो दे रखी है 40 यूनिट्स। तो पहला पूछ रहे हैं फाइंड टोटल थर्मल करंट। यहां पर टोटल थर्मल करंट जो यहां से यहां जाएगी वो बताइए। टोटल थर्मल करंट का मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो पहले में बहने वाली हीट प्लस दूसरे में बहने वाली हीट, भाई कुछ हीट इसमें से जाएगी कुछ इसमें से जाएगी। कॉपर से बहने वाली हीट हर सेकंड, ये H जो है हीट नहीं, हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम है, और एल्यूमिनियम से, तो कॉपर से कितनी हीट का फ्लो होगा। हीट का फॉर्मूला है Ka डेल्टा T अपॉन L, तो Ka डेल्टा T अपॉन L कॉपर का, और Ka डेल्टा T अपॉन L एल्यूमिनियम का। अब मैं सिर्फ बताऊंगा कि क्या क्या हमें मालूम है। सबसे पहले कॉपर की बात करो, ये बात के यहां से रख देना 60, एरिया मेरे बेटा इसका एरिया जहां से हीट एंटर होगी 3 सेंटीमीटर लंबाई 3 सेंटीमीटर चौड़ाई, एरिया मीटर स्क्वायर में निकाल देना, यहां से एंटर होगी और वो एरिया यहां रखा जाएगा। डेल्टा टी कॉपर के एक तरफ 100 एक तरफ 20 तो 80 आ जाएगा, और एल हीट को चलना पड़ेगा यहां से यहां तक की लंबाई 3 सेंटीमीटर, क्योंकि 3 सेंटीमीटर का क्यूब था तो एल 3। दूसरे नंबर पे एल्यूमिनियम पे आ जाओ, के एल्यूमिनियम का रख देना 40,
एरिया इसका भी उतना ही है क्योंकि ये भी 3 सेंटीमीटर का क्यूब है, तो लेंथ भी 3, ब्रेथ भी 3, तो एरिया आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसे मीटर स्क्वायर में बदल के रख देना। डेल्टा टी 80 और लेंथ जितना चल के जाना पड़ेगा 3 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लेना, आपको रेट ऑफ वो हीट मिल जाएगी। ठीक है बेटा। फिर वो कह रहे हैं कि रेशियो ऑफ थर्मल करंट इन कॉपर एंड एल्यूमिनियम, कुछ करंट इसमें से जा रही है, कुछ इसमें से जा रही है, उनका रेशियो बताओ। थर्मल करंट इन कॉपर अपॉन थर्मल करंट इन एल्यूमिनियम का रेशियो बताओ। तो ये कॉपर की थर्मल करंट और ये एल्यूमिनियम की थर्मल करंट निकाल तो रखी है अलग अलग, इसको इससे डिवाइड कर देना तो आपको रेशियो भी मिल जाएगा, इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। थर्ड में कह रहे हैं, मेरा आज असली वाला चश्मा टूट गया, अब सही करवाऊंगा, ये दूर का देखने वाला है, पढ़ने वाला नहीं है, तो जरा दिक्कत हो रही है देखने में, तो समझ में ना आए तो बता देना। ये कह रहे हैं कि बेटा एक तरफ टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, दूसरी तरफ है 0 डिग्री सेल्सियस। इसका K1 है 200 यूनिट और K2 है 300 यूनिट। ये भी 2 मीटर लंबाई है और ये भी 2 मीटर लंबाई है। तुमसे कहा है फाइंड द टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस, इसका टेम्परेचर बताओ। मेरे बेटा इसका टेम्परेचर इन दोनों के बीच में होगा। भाई ये हाई टेम्परेचर है, ये लो, तो हीट इधर से इधर की तरफ फ्लो होगी, हाई से लो की तरफ जाएगी, लेकिन पहले तो यहां से यहां आएगी, तो यहां से यहां तो तभी आएगी जब ये टेम्परेचर 100 से कम हो, और फिर हीट यहां से यहां जाएगी, तो यहां से यहां तभी जाएगी जब ये वाला टेम्परेचर ज्यादा हो। तो हमेशा याद रखना, यदि एक तरफ हाई है और एक तरफ लो, के कुछ भी हो, बीच का टेम्परेचर उन दोनों के मिड का होगा, जिससे हीट का फ्लो प्रॉपर चलता रहे। अब इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करे जाए कि इंटरफेस का टेम्परेचर बताओ, तुम्हें सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, पहले में बहने वाली हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम और दूसरे में बहने वाली हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम सेम है, सीरीज में थर्मल करंट सेम है, बस जिसे ये बात याद है वो इंटरफेस के टेम्परेचर कभी गलत नहीं करने का। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होता है, के ए डेल्टा टी अपॉन एल। तो पहले वाले में K1 ए डेल्टा टी यानी 100 माइनस टी, इधर 100 इसे टी मान लिया, अपॉन एल। अब यहां पर आ जाओ, K2 ए डेल्टा टी यानी टी माइनस 0, हमेशा ज्यादा में से कम को माइनस करना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को नेगेटिव नहीं लिखते, हाई में से लो टेम्परेचर को ही माइनस करते हैं, अपॉन एल। अब यहाँ बाई चांस ए और एल सेम है, ए तो उन्होंने सेम दिया हुआ है और लेंथ ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, तो यदि ए और एल सेम है तो ये तो कट गए ना। K1 है 200 100 माइनस टी और K2 है 300 टी माइनस 0। कोई भी बच्चा इसे 1 सेकंड में सॉल्व करके निकाल लेगा कि टी क्या है। तो ये किस कंसेप्ट पे सॉल्व हुआ, ये इस कंसेप्ट पे सॉल्व हुआ कि सीरीज कॉम्बिनेशन में थर्मल करंट सेम होती है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन का था। उम्मीद कर रहा हूं कि जिस बच्चे ने आज का पूरा लेक्चर अटेंड किया है, थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल करंट, इंटरफेस के टेम्परेचर वगैरह को वो ठीक से समझ गया होगा। भाई मैं हर बार क्या कहता हूँ, ये पूरे साल का तो सिलेबस है नहीं, पता है अभी भी जो पूरे साल में मैं पढ़ाता हूँ पूरे सिलेबस में, वो थ्योरी भी और वो न्यूमेरिकल भी इससे 20 गुना ज्यादा होते हैं, लेकिन इतना भी मानोगे कि क्रैश के हिसाब से भी मैंने काफी करवा रहा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी सीरीज का है, लेकिन इसमें 3 की सीरीज है। कोई बात नहीं, तीनों या 300 सीरीज में करंट सेम, इसी से ही सॉल्व होगा। एक तरफ टेम्परेचर है 200 डिग्री, एक तरफ है 18 डिग्री, कंडक्टिविटी K 2K 1.5K, उन्होंने K की वैल्यू नहीं दी, K की टर्म्स में दे दी। लेंथ तीनों की बराबर दे रखी है, एरिया तीनों का बराबर दे रखा है, लेकिन दे या ना दे उससे फर्क नहीं पड़ता। तो वो पूछ रहे हैं कि यहाँ का टेम्परेचर, इंटरफेस का टेम्परेचर T1 और T2 बताओ। हीट हाई से लो की तरफ जाएगी,
200 डिग्री से 18 की तरफ जाएगी तो 200 से कम है T1, T1 से कम है T2, T2 से कम है 18। 300 या 300 सीरीज में है, दो वेरिएबल निकालने हैं तो दो वेरिएबल तो दो इक्वेशन से सॉल्व होंगे। पता है कितना आसान है। पहली इक्वेशन, इसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट और इसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट बराबर, इसे देखना। इसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट के ए 200 माइनस टी अपॉन एल, के एरिया सबका सेम, लेंथ सबकी सेम, ए 200 माइनस T1 अपॉन एल इज इक्वल टू, इसमें 2K ए T1 माइनस T2 अपॉन एल, के की जगह 2K, टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2, के ए अपॉन एल काट दो और इस तरह से T1 और T2 की एक इक्वेशन तैयार हो गई। अब T1 T2 एक तरफ ले जाना, एक इक्वेशन बना लेना। अब इसको भूल जाओ, इन दोनों में रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट सेम है, तो 2K ए T1 माइनस T2 अपॉन एल बराबर होगा 1.5 के ए T2 माइनस 18 अपॉन एल, 2K एरिया और लेंथ सेम है, T1 माइनस T2 अपॉन एल, 1.5 के ए T2 माइनस 18 अपॉन एल, के ए अपॉन एल दोनों तरफ से कट गया। और भाई यदि अलग अलग होते तो कटता नहीं। मेथड तो ये रहता, कल को ये कहते ये 12 लेंथ है, ये 3L, तो 12 3L लिख देना, क्या फर्क पड़ गया। ये बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन, ये बन गई सेकंड इक्वेशन। कोई भी बच्चा जानता है कि ये दो वेरिएबल हैं T1 T2, दो इक्वेशन है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके मिनटों में आ जाएगा T1 और T2 12। ठीक है बेटा। अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है टेम्परेचर ऑफ एंड ऑफ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर। एक 100 सेंटीमीटर की रॉड है, 100 सेंटीमीटर की रॉड है, एंड पर टेम्परेचर 95 और 5 डिग्री है, 95 डिग्री और 5 डिग्री टेम्परेचर है। व्हाट इज द टेम्परेचर एट ए 30 सेंटीमीटर फ्रॉम हॉटर एंड। यहां से 30 सेंटीमीटर दूर क्या टेम्परेचर होगा। ये 70 सेंटीमीटर इधर बाकी रह गया। भैया 30 सेंटीमीटर दूर टेम्परेचर बताना है, आप 30 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर को सीरीज मान लो, और फिर इसमें रेट सीरीज है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट सेम। तो पहले वाले में हीट कितनी होती है, के तो शुरू से आखिरी तक एक ही है, ए शुरू से आखिरी तक सेम है, डेल्टा टी 95 माइनस टी अपॉन एल, एल है 30। तो पहले के एरिया 95 माइनस टी डिवाइडेड बाई 30, इस हिस्से को। अब इसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट के ए टी माइनस 5 अपॉन 70। एक ही मटेरियल है तो के सेम कट गया, यूनिफॉर्म रॉड है तो एरिया सेम, वो भी कट गई। इस इक्वेशन को सॉल्व करके टेम्परेचर आ जाएगा। तो अब चाहे आपसे 30 सेंटीमीटर पर पूछे या 40 सेंटीमीटर पर या 2 मीटर, मतलब 2 मीटर की रॉड भी नहीं है, मतलब कुल मिला के आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। 6 न्यूमेरिकल में बेटा 3 आइडेंटिकल रॉड, पहली रॉड, दूसरी रॉड और तीसरी रॉड, तीनों की लेंथ सेम है, एरिया सेम है, इनसे टी पॉइंट बना दिया। 3 रॉड ए बी सी डी, 3 रॉड सेम मटेरियल, सेम क्रॉस सेक्शन, सेम लेंथ, आर कनेक्ट, नहीं सेम लेंथ नहीं कहा, आर कनेक्टेड इन दिस। टेम्परेचर एट ए डी सी, ए का टेम्परेचर है 20 डिग्री, डी का टेम्परेचर है 90 डिग्री और सी का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, मेंटेन्ड एट इतना इतना
फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ बीडी एंड बीसी। वो कह रहे हैं बीडी की लेंथ और बीसी की लेंथ का रेशियो बताओ। ठीक है, 3 conducting rod, same material, same cross section are connected as shown in figure. Temperature of A, D, C are 20, 90 and 0. Find the ratio of length BD and BC. L1 और L2 का रेशियो बताओ। So that there is no flow of heat in AB, जिससे AB में हीट का फ्लो ना हो। मतलब ये है सारी हीट जो यहां से जाए वो सारी यहां चली जाए। कई बच्चे कहते हैं ऐसा कैसे संभव है, जितनी हीट आई उधर गई नहीं। मेरे बेटा संभव है, ये बीच में इंटरफेस है, यदि ये 20 डिग्री का हो गया तो 90 से 20 की तरफ हीट जरूर जाएगी और 20 से 0 की तरफ जाएगी, लेकिन 20 और 20 दोनों तरफ सेम होने के कारण इसमें हीट का फ्लो नहीं होगा। तो उन्होंने ये हिंट दिया है, बी का टेम्परेचर बताया नहीं लेकिन बता दिया। उन्होंने कहा कि हीट का फ्लो ए बी में ना हो। किसी भी रॉड में हीट का फ्लो कब नहीं होगा, जब दोनों तरफ टेम्परेचर सेम होंगे, तभी नहीं होगा। यदि इधर कम होता इधर ज्यादा तो हीट बहती, इधर ज्यादा होता उधर कम होता तो हीट बहती, हीट बह ही नहीं रही। यानी कि बेटा इसका भी टेम्परेचर 20 है। अब इस रॉड का काम खत्म। अब इसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट और इसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट बराबर है, लेंथ का रेशियो बताना है, मटेरियल एक ही है तो एल सेम है। तो इसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट के ए 90 माइनस 20 अपॉन L1, 90 माइनस 20 अपॉन L1। अब इसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जितनी आई सारी इधर चली गई, उधर तो गई नहीं ना आई। के ए 20 माइनस 0, क्योंकि ये 20 है और ये 0 है, अपॉन L2। के ए कट गया तो हमारे पास आ गया 70 अपॉन L1 इज इक्वल टू 20 अपॉन L2। तो L1 अपॉन L2 निकाल लोगे और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 3 में मैंने आपको करने लायक काफी बता दिया है। अब आज आपका होमवर्क सारे सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड कंसेप्चुअल एक्सरसाइज 3 में करिएगा। 4 अभी मत देखना, 4 की थ्योरी कल बताऊंगा, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। तो समझ गए आज का होमवर्क, एक्सरसाइज 3 कंप्लीट करनी है। और डाउट्स भेज देना टाइम से मेरे पास, कल को उनको बता दूं। फिलहाल के लिए बाय बाय।